नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात करने जा रहे हैं। हाँ? एक ऐसी अवधारणा जो शायद शिक्षा के बारे में हमारी पूरी सोच बदल दे। अच्छा। इसका नाम है सिस्टम ल्यूनोग्राफी। ये शिव नारायण ने विकसित की है और हमें इसकी जानकारी मिली है टैक्सशिला पेज साइट पर उनके एक लेख से। ओके, सिस्टम ल्यूनोग्राफी नया नाम है। हाँ, तो हमारा इरादा क्या है, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो न्यूरोसाइंस पर आधारित तरीका है सीखने का, ये ज्ञान को मतलब नॉलेज को एक दिमाग से दूसरे तक पहुंचाने के बारे में क्या कहता है। ये पारंपरिक पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की बात करता है और उसकी जगह मस्तिष्क कैसे काम करता है उस पर आधारित लर्निंग लाना चाहता है। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम सीखने की पूरी प्रक्रिया की इंजीनियरिंग कर रहे हों। सीखने की इंजीनियरिंग, इंटरेस्टिंग। और सबसे दिलचस्प दावा पता है क्या? क्या? ये तरीका कहता है कि 20 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा पूरी हो सकती है और होमवर्क खत्म। क्या बात है, 20 साल तक और होमवर्क नहीं? ये तो हर स्टूडेंट का सपना होगा। बिल्कुल। सुनने में तो ये एकदम क्रांतिकारी लगता है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करने का दावा करता है। हाँ जरूर। तो सबसे पहले ये सिस्टम लर्नोग्राफी, ये आम पढ़ाई लिखाई से मतलब पारंपरिक शिक्षण से अलग कैसे है? क्या है इसका मेन आइडिया? बिल्कुल, देखिए जो मूल अंतर है ना वो सोच का है। पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है, जोर होता है शिक्षण पर, मतलब टीचर जानकारी देता है। हाँ, लेक्चर देना, पढ़ाना। हाँ, लेकिन लर्नोग्राफी से कहती है ज्ञान हस्तांतरण इंजीनियरिंग। ज्ञान हस्तांतरण इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को, उसके पूरे सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो सीधे सीखने वाले के दिमाग की जो नेचुरल फंक्शनिंग है उसके साथ अलाइन हो जाए। ओके। ये सिर्फ मतलब सिलेबस बदलने की बात नहीं है, ये सीखने के पूरे आर्किटेक्चर को ही बदलने की बात है। आर्किटेक्चर, ये तो काफी टेक्निकल साउंड कर रहा है। क्या ये सिर्फ थ्योरी है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? नहीं, इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस का आधार बताया गया है। ये इस बात पर फोकस करता है कि जब हम सीखते हैं तो दिमाग के कौन कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं। जैसे प्लानिंग और ध्यान के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, या फिर नई यादें बनाने और जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिप्पोकैम्पस। सोर्स इसे ज्ञान हस्तांतरण का सर्च इंजन भी कहता है। ज्ञान हस्तांतरण का सर्च इंजन। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जोर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो मोटर साइंस पर है। मोटर साइंस मतलब शारीरिक गतिविधियां। हाँ, उनका सीखने में क्या रोल है? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। लर्नोग्राफी का तर्क ये है कि सिर्फ सुनकर या पढ़कर जानकारी दिमाग में पक्की तरह से बैठ नहीं जाती। वो उतना प्रभावी तरीका नहीं है। इसके बजाय जब हम लिखते हैं या कोई डायग्राम बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं, मतलब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग के कई सारे सेंसरी और मोटर पाथवेज एक साथ एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। और ये जो एक्टिविटी है ये दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करती है। इसे न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। आसान शब्दों में कहें तो कुछ करके सीखना, मतलब फिजिकल एक्शन के जरिए सीखना जानकारी को दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से पक्का कर देता है। ठीक है। सोर्स तो ये भी कहता है कि इंसान ही ऐसी प्रजाति है जो ज्ञान ट्रांसफर के लिए अपने हाथों को इतने सोफिस्टिकेटेड मोटर टूल की तरह इस्तेमाल कर सकती है। ये बात तो समझ में आती है। मतलब हमने से कई लोगों का अनुभव भी है कि सिर्फ सुनने के बजाय अगर नोट्स बना लिए या कुछ ड्रॉ कर लिया तो वो चीज ज्यादा याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मोटा साइंस लर्नोग्राफी के काम करने के तरीके का एक अहम हिस्सा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये इसके कोर में है और इसी से जुड़ी है ब्रेन पेज थ्योरी। ये एक और मुख्य कॉन्सेप्ट है इसका। ब्रेन पेज थ्योरी, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि स्थायी सीखना मतलब परमानेंट लर्निंग तब होती है जब जानकारी को बार बार दोहराया जाए और उसे एक्टिवली इस्तेमाल किया जाए। इससे क्या होता है कि वो जानकारी दिमाग में एक तरह के मेंटल मैप या ब्रेन पेज के रूप में स्टोर हो जाती है। मेंटल मैप, ब्रेन पेज, ओके। इसमें 3 तरह के पेज बताए गए हैं। 3 तरह के? हाँ, पहला है सोर्स पेज। सोर्स पेज, ये वो मूल सामग्री है जहां से हम सीख रहे हैं, जैसे कोई किताब हो गई या नोट्स या कोई लेख। ये ज्ञान का इनपुट है। ठीक है, इनपुट। दूसरा है ब्रेन पेज। ब्रेन पेज, ये सीखने वाले के दिमाग में उस सोर्स पेज का अपना वर्जन है। ये सिर्फ रट्टा नहीं है, बल्कि ये जानकारी का वो इंटरनल मेंटल मॉडल है जो बार बार प्रैक्टिस करने से, मोटर एक्टिविटी जैसे लिखने या बनाने से और समझने से दिमाग में बनता है।
ये ज्ञान की प्रोसेसिंग है। अच्छा, प्रोसेसिंग, तो ये दिमाग के अंदर बन रहा है। बिल्कुल। और तीसरा है जीड पेज। जीड पेज। हाँ, जीड पेज ये ज्ञान पर मास्टरी का फाइनल लेवल है। जब आप किसी चीज को इतनी अच्छी तरह समझ जाते हैं कि आप उसे आराम से याद कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। अच्छा, ये ज्ञान का आउटपुट है। ये दिखाता है कि ब्रेन पेज पूरी तरह से डेवलप हो गया है और एक्टिव है। सोर्स सही। की तुलना साइकिल चलाना सीखने से करता है। एक बार सीख लिया, फिर वो एकदम नेचुरल हो जाता है। हाँ हाँ, जैसे वो मसल मेमोरी बन जाती है। कुछ वैसा ही। इसमें साइक्लोजीड रिहर्सल का भी जिक्र है, जो शायद इसी मास्टरी के लिए लगातार प्रैक्टिस को दिखाता है। तो सोर्स पेज कच्चा माल, ब्रेन पेज दिमाग में बनी समझ, और जीड पेज उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल या प्रदर्शन। दिलचस्प है। और आपने शुरू में बच्चों का जिक्र किया था। बिल्कुल ये ब्रेन पेज थ्योरी उनसे कैसे कनेक्ट होती है? सोर्स का तर्क है कि बच्चों में अक्सर जो दिमाग के मोटर सर्किट होते हैं ना, वो उनके लॉजिक और प्लानिंग वाले हिस्सों जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से पहले डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, पारंपरिक शिक्षा शायद इस पर उतना ध्यान नहीं देती, लेकिन लर्नोग्राफी कहती है कि हम बच्चों की इस शुरुआती मोटर क्षमता का फायदा उठा सकते हैं। कैसे? उन्हें लिखने, बनाने, करने जैसी एक्टिविटीज में लगाकर। इसके जरिए हम उन्हें मुश्किल विषयों के भी ब्रेन पेज बनाने में मदद कर सकते हैं, भले ही उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी पूरी तरह विकसित ना हुई हो। ये तो अलग सोच है। अगर सीखना इतना एक्टिव और फिजिकल है, तो फिर ये जो हमारी पारंपरिक कक्षाएं हैं, जहां बच्चे ज्यादातर चुपचाप बैठकर सुनते हैं, वो ढांचा तो शायद काम नहीं करेगा। सही कहा आपने, वो फिट नहीं बैठेगा। तो लर्नोग्राफी इसके लिए क्या कहती है? क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल, इसीलिए लर्नोग्राफी मिनिएचर स्कूल या छोटी पाठशाला के आर्किटेक्चर का प्रस्ताव रखती है। मिनिएचर स्कूल? हाँ, ये पारंपरिक क्लासरूम से बहुत अलग है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो सेंट्रलाइज न हो, बल्कि छोटे-छोटे स्टूडेंट ड्रिवन ग्रुप्स में बंटी हो। स्टूडेंट ड्रिवन? हाँ, इन मिनिएचर स्कूलों में छात्र पैसिव लिसनर नहीं होते, बल्कि वो छोटे शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। एक दूसरे को सिखाते हैं, मिलकर काम करते हैं और ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक तरह का ज्ञान हस्तांतरण कार्यस्थल बन जाता है। छोटे शिक्षक और ज्ञान हस्तांतरण कार्यस्थल, तो फिर जो पारंपरिक शिक्षक हैं उनकी क्या भूमिका रह जाती है? उनकी भूमिका भी बदल जाती है। उन्हें कहा गया है टास्क मॉडरेटर। टास्क मॉडरेटर? हाँ, उनका काम सीधे निर्देश देना नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को फैसिलिटेट करना, गाइड करना है। अच्छा, वे छात्रों को सीखने के लक्ष्य तय करने में मदद करते हैं, अपने ब्रेन पेज बनाने के तरीके खोजने में मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ जोर स्टूडेंट की ऑटोनॉमी पर है कि वो खुद सीखने की जिम्मेदारी ले। तो मतलब पूरी क्लास एक तरह की ज्ञान फैक्ट्री बन गई, जहां स्टूडेंट्स एक्टिवली ब्रेन पेज बना रहे हैं और टीचर एक मैनेजर या गाइड की तरह है। ये तो सीखने के माहौल को बिल्कुल पलट देगा। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये सिर्फ क्लासरूम का स्ट्रक्चर बदलने की बात है, या इससे स्टूडेंट्स के व्यक्तिगत विकास पर भी कोई असर पड़ता है? हाँ, विकास पर भी पूरा फोकस है। सोर्स में ताक्षशिला शिक्षक मॉडल का जिक्र है। इसमें छात्र के विकास के अलग अलग चरण बताए गए हैं। कैसे चरण? जैसे शुरुआत में वे प्री ट्रेंड छात्र होते हैं, फिर वे दूसरों को सिखाने लायक प्री ट्रेंड छोटे शिक्षक बनते हैं और अंत में वे ज्ञान ट्रांसफॉर्मर बन सकते हैं। ज्ञान ट्रांसफॉर्मर? हाँ, मतलब जो न सिर्फ ज्ञान में माहिर हैं, बल्कि इनोवेशन और लीडरशिप में भी सक्षम हैं। तो लक्ष्य सिर्फ एकेडमिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक व्यक्ति तैयार करना है। समग्र विकास। क्या लर्नोग्राफी अलग अलग तरह के ज्ञान के बारे में भी कुछ कहती है? हाँ, सोर्स में 5 तरह के ज्ञान का जिक्र है। शायद ही इंसान की समझ के अलग अलग लेवल्स को दिखाते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य ज्ञान, जो रोजमर्रा की जानकारी है। फिर कर्म ज्ञान, यानी करके सीखने वाला, मोटर ज्ञान। फिर शास्त्र ज्ञान, जो लॉजिक, साइंस जैसा कॉग्निटिव ज्ञान है। फिर आत्मज्ञान, मतलब इंट्यूशन, अंदरूनी समझ। और आखिर में परम ज्ञान, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। 5 तरह के ज्ञान। लर्नोग्राफी खास तौर पर कर्म ज्ञान यानी मोटर साइंस को शास्त्र ज्ञान यानी कॉग्निटिव लर्निंग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देती है। तो इसका लक्ष्य इन सभी स्तरों पर विकास करना है। ये मानती है कि मोटर प्रैक्टिस से गहरी कॉग्निटिव समझ डेवलप हो सकती है। ये सब सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लग रहा है। मतलब पूरी दुनिया में सीखने का माहौल बनाना, हर छात्र का छोटा शिक्षक बनना,
20 साल की उम्र तक शिक्षा पूरी, स्कूल 2020 थीम, क्या यह प्रैक्टिकली हो सकता है? महत्वाकांक्षी तो है, इसमें कोई शक नहीं। विजन बहुत बड़ा है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां सीखना मोटर ज्ञान और ब्रेन बेस्ड पर आधारित हो। क्लासरूम पैसिव लर्निंग की जगह न होकर एक्टिव ज्ञान कार्यस्थल हो। और होमवर्क खत्म। हाँ, होमवर्क की जरूरत ही न रहे, क्योंकि सीखना स्कूल में ही पूरा हो जाए। यहाँ तक कि ऑटिज्म या ADHD जैसी जो कॉग्निटिव चुनौतियां होती हैं, उन बच्चों को भी सफल होने में मदद करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पारंपरिक शिक्षण की जो सीमाएं हैं, उनको तोड़कर सीधे और कुशल ज्ञान हस्तांतरण की बात करती है। और इस विजन को हकीकत बनाने के लिए मिशन क्या बताया गया है? कुछ ठोस कदम है? मिशन भी उतना ही बड़ा है। पहला कदम तो यही है कि शिक्षण का जो मौजूदा मॉडल है उसे बदला जाए और सीखने के इस नए ब्रेन बेस्ड मॉडल को अपनाया जाए। ठीक है। फिर ऐसे ब्रेन पेज स्कूल डेवलप करना जो ज्ञान हस्तांतरण, मोटर लर्निंग और अनुभवात्मक यादों पर फोकस करें। छोटे शिक्षकों के विकास को बढ़ावा देना। सोर्स में इसके 5 लेवल भी बताए हैं, प्री ट्रेनिंग से लेकर रिसर्च स्कॉलर तक। फिर ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों को इंटीग्रेट करना। 7 आयाम वो क्या है? हाँ, ये सोर्स ने साफ नहीं बताया कि ये 7 आयाम क्या हैं, बस ये कहा है कि ये ब्रेन पेज बनाने के लिए जरूरी हैं। तो यहाँ थोड़ी अस्पष्टता है। ओके। इसके अलावा होमवर्क खत्म करना, मिनिएचर स्कूल बनाना और आखिर में सीखने का एक ऐसा यूनिवर्सल मॉडल तैयार करना जो कहीं भी लागू हो सके। ये तो वाकई शिक्षा के पूरे सिस्टम को बदलने का एक ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? क्या जो अभी चल रहा है उसमें वाकई इतनी बड़ी कमियां हैं? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? सोर्स पारंपरिक शिक्षण की इफेक्टिवनेस पर काफी, कह सकते हैं, कठोर टिप्पणी करता है। एक जगह तो लिखा है, शिक्षण के ठीक बाद एक एकेडमिक परीक्षा लें और आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि शिक्षण स्कूल के घंटों की बर्बादी है। ओह, ये तो बहुत तीखा बयान है। हाँ है, लेकिन ये लर्नोग्राफी के पीछे की प्रेरणा को दिखाता है कि मौजूदा तरीके अक्सर स्थायी ज्ञान देने में असफल रहते हैं। लर्नोग्राफी का लक्ष्य इसी कथित कमी को दूर करना है, सीधे किताब से मस्तिष्क में ज्ञान को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। ये तो पारंपरिक तरीकों की सीधी आलोचना हुई, पर क्या ये सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन सुधारने तक ही सीमित है या इसका कोई बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है? इसका एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है, बिल्कुल, खासकर 21वीं सदी के हिसाब से। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन के युग में हैं। बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। सही बात है। ऐसे में छात्रों को सिर्फ जानकारी रटने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, तेजी से सीखने और अडैप्ट करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स चाहिए। हाँ, ये स्किल्स तो बहुत जरूरी हैं आज। लर्नोग्राफी का दावा है कि मस्तिष्क के विकास और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की आदतों को बढ़ावा देकर ये छात्रों को इन भविष्य केंद्रित स्किल से लैस कर सकती है। ये उन्हें पैसिव रिसीवर के बजाय एक्टिव नॉलेज क्रिएटर बनाने की बात करती है, ऐसे लोग जो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में कामयाब हो सकें। तो मतलब ये सिर्फ बेहतर ग्रेड्स की बात नहीं है, ये भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स डेवलप करने के बारे में भी है। ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे मौजूदा तरीके हमें इसके लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल सवाल उठाता है। हम सीखने की प्रक्रिया को अभी कैसे स्ट्रक्चर करते हैं और क्या वो भविष्य की चुनौतियों के लिए काफी है? लर्नोग्राफी इस सवाल का एक बहुत स्पेसिफिक न्यूरोसाइंस बेस्ड जवाब देने की कोशिश है। चलिए तो एक बार संक्षेप में समझते हैं। सिस्टम लर्नोग्राफी ज्ञान हस्तांतरण की एक तरह की इंजीनियरिंग है। ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है, खासकर मोटर साइंस यानी करके सीखने पर, और ब्रेन पेज थियोरी यानी दिमाग में स्थायी मेंटल मॉडल बनाने पर। ये पैसिव सुनने के बजाय एक्टिव भागीदारी और कुछ बनाने करने पर जोर देती है। सही कहा। सोर्स का जो मुख्य संदेश है वो है शिक्षण के प्रबंधन से हटकर सीखने की इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना, क्लासरूम को ऐसी जगहों में बदलना जहां छात्र वाकई में ज्ञान का निर्माण करें, जिन्हें वो ज्ञान कारखाने कहते हैं। ज्ञान कारखाने। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प विचार के साथ छोड़ता है। अगर कोई इस अप्रोच से थोड़ा भी सहमत हो तो वो अपने सीखने या सिखाने के माहौल में इस ज्ञान हस्तांतरण इंजीनियरिंग के किसी एक सिद्धांत को आजमाने के लिए पहला छोटा कदम क्या उठा सकता है? क्या ये सीखने में ज्यादा लिखने या चित्र बनाने जैसी मोटर एक्टिविटीज को शामिल करना हो सकता है, या शायद प्योर टीचिंग का एक छोटा सा प्रयोग, एक मिनिएचर स्कूल जैसा कुछ? हाँ, ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है, मतलब छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत करना। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं।
सिस्टम लर्नोग्राफी, चाहे आप इसके सारे दावों से सहमत हों या ना हो, सीखने के भविष्य पर सोचने के लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ देती है। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।